नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज सर्कुलेटरी सिस्टम का लास्ट क्लास होने वाला है, जिसमें हम इन चीजों को इन टॉपिक के बारे में डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है, यानी रक्त का थक्का हमारे बॉडी में कैसे बनता है और कौन कौन से फैक्टर उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल ही आसान भाषा में हम समझेंगे दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों कि जो ब्लड होता है, दिखाई दे रहा है आपको, ब्लड जो होता है वह दो भागों में बटा होता है। एक होता है लिक्विड भाग में और दूसरा होता है सॉलिड भाग में। जो लिक्विड भाग होता है इसमें 90% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। बाकी 10% में तीन प्रोटीन होते हैं। पहला होता है प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा होता है फाइब्रिनोजेन और तीसरा कौन सा होता है, एंटीबॉडी। इन चीजों को मैंने पिछले लेक्चर में भी बता दिया है, वहां पे भी डिटेल्स में बताया है, यहाँ पे भी डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, तो ये तीन प्रोटीन पाए जाते हैं किसमें, लिक्विड वाले पोर्शन में। और सॉलिड वाले जो पोर्शन है यानी जो ठोस वाला पोर्शन है ब्लड का, उसमें कौन कौन से चीज पाए जाते हैं, एक तो WBC, RBC और प्लेटलेट्स। क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है। हमने आपको बताया था कि जो प्लेटलेट्स होता है दोस्तों, ये क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हमारी सहायता करता है। और उस समय ये भी बताया था, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रिनोजेन है, ये भी ब्लड ब्लड को क्या करता है, क्लॉट यानी थक्का बनाता है। कैसे बनाता है, क्या मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हम समझेंगे। जो प्लेटलेट्स होता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट है। ठीक है, अब हम मैकेनिज्म समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों। प्लेटलेट्स को हम पकड़ेंगे, फिर प्रोथ्रोम्बिन को पकड़ेंगे और फाइब्रिनोजेन को पकड़ेंगे और कैसे रिएक्शन कराएंगे। इस रिएक्शन को समझने से पहले दोस्तों आप लोग समझ लीजिए क्लॉटिंग है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। जब भी हमारे बॉडी में कहीं भी कट हो जाता है, यानी हमारे जो ब्लड वेसल से कट जाती हैं, उस कंडीशन में जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है। जब हमारे शरीर से बाहर निकलने लगेगा दोस्तों, तो जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। वह क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है, और जो वेस्टेज होते हैं हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद, उनको भी बाहर निकालने का काम करता है। यदि यह हमारे शरीर से बाहर निकल जाए, यानी ब्लड जब हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, तो ये जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो ठप हो जाती हैं, अपना काम करना बंद कर देती हैं। तो उस कंडीशन में इन सारे प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ब्लड की जरूरत पड़ती है। जब भी कभी इंजरी होता है, एक्सीडेंट होता है या किसी वजह से कट हो जाता है हमारे बॉडी में, तो वहां पे क्या होता है, ब्लड का रिसाव होने लग जाता है। जब रिसाव होने लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड क्या हो जाएगी, हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगी। उस कंडीशन में हमारा जो बॉडी होता है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा अपना। तो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कराने के लिए ब्लड को रोकना हमारे बॉडी में बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो जब भी कट लग जाता है हमारे बॉडी में, तो किसी मैकेनिज्म के द्वारा उस ब्लड को रोक देना ही क्या कहलाता है, ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। अब क्या क्या मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म को हम समझेंगे। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है ये समझ लिया, क्या मैकेनिज्म होता है क्लॉटिंग में वो हम जान लेते हैं। दोस्तों क्लॉटिंग समझने से पहले एक चीज और ध्यान देना। मान लेते हैं ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में यहाँ पे कट लग गया है, यानी यहाँ पे होल हो गया है, और ये हमारा आपका RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है, ठीक, और वहीं पे प्लाज्मा भी है, वहीं पे प्रोथ्रोम्बिन है,
और ये वहीं पे फाइब्रोनोजेन है, सारे चीजें ब्लड में मिक्स होते हैं। और यहाँ पे क्या है, होल हो गया है। होल मतलब कहने का यहाँ पे कट हो गया है। अब इस होल को भरना है, कैसा मैकेनिज्म के द्वारा इस होल को भरा जाता है, ये चीज आप प्रॉपर तरीके से ध्यान देना। दोस्तों हमने बताया था जो प्लेटलेट्स होता है इसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। यहाँ पे लिख देता हूं, थ्रोम्बोसाइट। जब थ्रोम्बोसाइट, दोस्तों थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। जब यहाँ पे कट होता है, कट मार्क लगता है, जैसे ही कट मार्क लगता है, जब कट मार्क लग गया यानी होल हो गया, तो जो एटमॉस्फेयर से एयर होता है वह एयर अलग होती है, और जो हम नाक के माध्यम से लंग के रास्ते जो ऑक्सीजन को लेते हैं वो ऑक्सीजन अलग होता है। तो प्लेटलेट्स जो होता है वो समझ जाता है कि यह एयर वो वाला नहीं है जो हमें चाहिए, ये एटमॉस्फेयर से आया हुआ एयर है, यानी कहीं ना कहीं इंजरी हो चुकी है, कहीं ना कहीं कट लग चुका है, उसको हमें भरना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो क्या करता है प्लेटलेट्स, जो जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, ये क्या करता है जब ऑक्सीजन से मिलता है, O2 से मिलता है, O2 मतलब जब हम यहाँ से होल कर देंगे यानी छेद कर देंगे या फिर कट मार्क लगा देंगे, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड वेसल्स में डायरेक्ट इंटर कर जाएगा, लंग के थ्रू नहीं आएगा, डायरेक्ट इंटर करेगा। तो जब डायरेक्ट इंटर करेगा तो जो थ्रोम्बोसाइट होता है वह क्या बना लेता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या बना लिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ध्यान देना दोस्तों, लेकिन जब ये थर्मोप्लास्टिन बना लेता है फिर भी इसके अंदर वो औकात नहीं होता है, वो कैपेसिटी नहीं होती है कि यह इस होल को बंद कर सके। जैसे ही ये थर्मोप्लास्टिन बनाता है, इस होल के थ्रू ये भी बाहर निकल आता है, यानी ये भी बह जाता है। फिर ये थर्मोप्लास्टिन सोचता है कि मेरे से तो बात बन नहीं रही है, तो ये क्या करता है, थर्मोप्लास्टिन, यहां लिख देता हूं, थर्मोप्लास्टिन और प्लस कैल्शियम, कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स, और प्लस आपको बताया था मैं कि जो लिक्विड पार्ट होता है उसमें 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला होता है प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा होता है फाइब्रोनोजेन। तो उसमें से प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम प्रोथ्रोम्बिन जो होता है प्रोटीन, मिल करके ये तीनों मिलकर क्या बनाता है, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, थ्रोम्बिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, थ्रोम्बिन बनाएंगे। जो थ्रोम्बिन होता है वह प्रोथ्रोम्बिन से थोड़ी सी बड़ा संरचना होती है, फिर भी इसकी कैपेसिटी नहीं होती है यह इस होल को भर सके। फिर ये क्या करता है, थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन क्या करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है, फाइब्रिनोजेन के साथ। फाइब्रिनोजेन के साथ मिल करके क्या बनाता है, फाइब्रिन बनाता है, फाइब्रिन बना लेता है। और फाइब्रिन क्या होता है, एक जाली टाइप की संरचना होती है जो कि इस होल को ढक देती है। क्या कर देती है, ढक देती है, ऐसे जाल की तरह ढक दिया। अब क्या करता है, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा वगैरह इसमें इकट्ठा होकर फंसने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, फंसने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है ये होल जो होता है यानी घाव जो होता है पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, और जो रक्त वाहिकाओं के अंदर जो रक्त होता है वह आसानी से बहने लगता है, बाहर की तरफ नहीं आता है। तो ये प्रक्रिया जो कहलाती है उसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, और उसमें ये सारी चीजें भाग लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ऑक्सीजन से मिलता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है, और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन के पास वो कैपेसिटी नहीं होती है कि ब्लड को क्लॉट कर सके। फिर इसके बाद जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वह कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिल करके थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन से थोड़ी बड़ा होता है, लेकिन इसके पास भी वो कैपेसिटी नहीं होती है कि इस होल को ब्लॉक कर सके।
फिर इसके बाद थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर के फाइब्रिन बनाता है, और फाइब्रिन क्या करता है, एक जाल की तरह संरचना होती है जो कि पूरी तरह से घाव को भर देती है, और उसके ऊपर जो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, वो सारे चीजें छोटे छोटे कण उसमें अटक जाते हैं, और जो होल होता है, जो घाव होता है, वो पूरी तरह से भर जाता है। तो दोस्तों ये रहा मैकेनिज्म किसका, क्लॉटिंग का, यानी ब्लड क्लॉटिंग का। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कोआगुलेशन क्या होता है और एंटी कोआगुलेशन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जो ब्लड वेसल्स होता है, बता देता हूं आपको, ये जो सारी चीजें होती हैं वह वेसल्स को रोकने में, यानी घाव को भरने में मदद करते हैं। यदि कहीं गलती से मान लेते हैं ये नस है, ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स के अंदर यदि कहीं ब्लड क्लॉट हो गया तो जाहिर सी बात है इधर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से हृदय के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा। ये ब्लॉक हो गई ना, नस ब्लॉक होने की वजह से हृदय यानी हार्ट के ऊपर प्रेशर ज्यादा होने लगता है, तो हार्ट फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। तो जब भी ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में क्लॉट हो जाता है, इसे कहते हैं कोआगुलेशन। क्या कहते हैं, कोआगुलेशन। और जब ये कोआगुलेशन किसी माध्यम से टूट जाता है और ये हट जाता है, तो इसे कहते हैं एंटी कोआगुलेशन। क्या कहते हैं, एंटी कोआगुलेशन। कोआगुलेशन यानी ब्लड का थक्का जमना, और एंटी कोआगुलेशन क्या होता है, इस थक्के जमे हुए ब्लड को क्या कर देना, दोबारा ब्लड में कन्वर्ट कर देना, यानी छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देना। इसे क्या कहते हैं, एंटी कोआगुलेशन। तो आपने जान लिया दोस्तों कोआगुलेशन क्या होता है और एंटी कोआगुलेशन क्या होता है। अब हम जान लेते हैं फंक्शन ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। हिपेरिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो ब्लड के नसों में रक्त को थक्का बनने से रोकता है। ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है जो ब्लड में थक्का बनने से रोकता है। यानी जो प्लेटलेट्स होता है, या प्रोथ्रोम्बिन होता है, या फाइब्रोनोजेन होता है, उसको थक्का बनने से रोकता है। जब तक ये हिपेरिन रहेगा ब्लड में, तब तक किसी भी प्लेटलेट्स की या प्रोथ्रोम्बिन की या फाइब्रोनोजेन की औकात नहीं है कि ब्लड के अंदर थक्का बना ले। ठीक है दोस्तों, तो आपने समझ लिया ये सारी चीजों को। ठीक है, तो हिपेरिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर थक्का बनने नहीं देता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जब भी ये कट हो जाता है, मान लेते हैं यहाँ कट हो गया, तो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है तुरंत एंटर करेगा, जिसकी वजह से हिपेरिन क्या होता है, मर जाता है। और जब हिपेरिन मर जाता है, जैसे ही हिपेरिन मरता है, ये सारे फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन और प्लेटलेट्स ये क्या करते हैं, अब ये बिल्कुल पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं थक्का बनाने के लिए। तो ये थक्का बनाने के लिए आजाद हो जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करा देते हैं इस पोजीशन पे। ठीक है, तो दोस्तों आपने जान लिया फंक्शन ऑफ हिपेरिन। अब हम जानते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, बिल्कुल आराम से समझेंगे। इसको मिटा देता हूं। ब्लड ग्रुप होता क्या है दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज किसने करा था, लैंड स्टीनर ने करा था। और बात करें यदि सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र की, तो उसका खोज किसने करा था, विलियम हार्वे ने करा था परिसंचरण तंत्र की खोज। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप है दोस्तों, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि जो रुधिराणु होता है, रुधिराणु, इसके अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। एक होता है आर बी सी, दूसरा होता है डब्ल्यू बी सी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो आरबीसी होता है, इसमें एक विशेष नाम की प्रोटीन पाई जाती है जिसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। इसी ग्लाइकोप्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे नाम से एंटीजन। और जो एंटीजन होता है वही ब्लड ग्रुप का नाम दे दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं
यहाँ पे एंटीजन ए है तो ब्लड, ये एंटीजन हो गया, एंटीजन, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप। तो मान लेते हैं एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए। एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। एंटीजन ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए और बी। यदि कोई एंटीजन नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाता है, ओ हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? एक चीज और ध्यान देना, इसको मिटा देता हूं मैं। एक चीज और ध्यान देना दोस्तों, जब मैं ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था लिक्विड जो पार्ट होता है वह दो भागों में बटा होता है। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है प्रोटीन। प्रोटीन में 3 प्रकार के प्रोटीन थे, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और एंटीबॉडीज। तो जो एंटीबॉडीज होती है इसी ब्लड में ये भी पाया जाता है, एंटीबॉडीज। ये क्या होता है, ब्लड ग्रुप का उल्टा होता है। ब्लड ग्रुप का क्या होता है, उल्टा होता है। यदि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा, बी पाया जाएगा। यदि ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा, ए पाया जाएगा। मैं स्मॉल में इस वजह से लिख रहा हूं ताकि आप ये क्लेरिफाई कर पाए, ये अलग अलग कर पाए कि कौन सा ब्लड ग्रुप है और कौन सा एंटीबॉडीज है। क्लियर है? यदि एंटीबॉडीज क्या है, ए बी दोनों है, जब एंटीबॉडीज ए बी दोनों है तो उस कंडीशन में एंटीबॉडीज कुछ नहीं होगा। और जब ब्लड ग्रुप ओ होता है उस कंडीशन में ए एंड बी दोनों ही एंटीबॉडीज पाई जाती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह ओ ग्रुप का होता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपने ब्लड ग्रुप समझ लिया, जो रुधिराणु होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसके बारे में समझ लिया। फंक्शन ऑफ हिपेरिन समझ लिया। कोआगुलेशन और एंटी कोआगुलेशन क्या होता है ये समझ लिया। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है ये भी समझ लिया। अब यहाँ पे एक दो टॉपिक हैं दोस्तों, ये समझ लेते हैं। आरएच प्रोटीन क्या होता है? आरएच प्रोटीन दोस्तों, अब हम जान लेते हैं आरएच प्रोटीन होता क्या है। लैंड स्टीनर, जिन्होंने किसका खोज करा था, ब्लड ग्रुप का खोज करा था, उनके एक चेले थे, वो भी क्या कर रहे थे, ब्लड टेस्ट कर रहे थे अपना। उन्हीं के बगल में एक मंकी यानी बंदर आके बैठा। उन्होंने क्या करा, उनके दिमाग में खुराफात आई और उन्होंने क्या करा, उस मंकी यानी बंदर से क्या करा, ब्लड का सैंपल निकाल लिया। और ब्लड का सैंपल निकाल करके वो सारी चीजों को ढूंढ रहे हैं माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा कि जो हम रुधिराणु देख रहे हैं, जिसमें से आरबीसी दिख रहा है, डब्ल्यूबीसी दिख रहा है, प्लेटलेट्स भी दिख रहा है, और आपका फाइब्रिनोजेन भी दिख रहा है, और प्रोथ्रोम्बिन भी दिख रहा है, एंटीबॉडी भी दिख रहा है। एक और प्रोटीन दिख रहा है इसमें, वो प्रोटीन है क्या? तो वो डाउट में हो गए, कह रहे हैं कि मैंने एक नए प्रकार के प्रोटीन की खोज कर दी। जैसे ही वो लैंड स्टीनर के पास गए, कौन, वीनर साहब। वीनर कौन था, वीनर लैंड स्टीनर के चेले थे। जब वो वीनर साहब लैंड स्टीनर अपने गुरु के पास गए तो उन्होंने अपने गुरु को भी ये चीजें दिखाया कि हमने एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की खोज करी है। हालांकि गुरु है तो क्रेडिट दोनों लोगों ने ले लिया। तो एक विशेष नाम का प्रोटीन जिसे आरएच प्रोटीन कहते हैं, जिसे हम रीसस प्रोटीन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो मंकी था वहां पे वह रीसस नाम का मंकी था, उसी से आरएच प्रोटीन लिया गया। तो उन्होंने देखा कि कुछ इंसानों के अंदर भी आरएच प्रोटीन पाया जा रहा है। तो आरएच प्रोटीन मौजूदगी के हिसाब से प्लस और माइनस दे दिया गया, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दे दिया गया। जिस व्यक्ति के ब्लड में आरएच फैक्टर पाया जाता है उसे कहते हैं ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और जिस व्यक्ति के अंदर आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता उसे कहते हैं ब्लड ग्रुप नेगेटिव। जैसे जैसे यहाँ पे बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। मान लेते हैं कोई ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, यदि उसके अंदर आरएच फैक्टर पाया गया तो उसे कहेंगे ए पॉजिटिव, नहीं पाया गया तो ए नेगेटिव। बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के पास यदि आरएच फैक्टर पाया गया तो इसे कहेंगे बी पॉजिटिव, और नहीं पाया गया तो इसे कहेंगे बी नेगेटिव। बस बात यही है, ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए
अब अगला पॉइंट क्या है, तो डोनर और रिसेप्टर। डोनर और रिसेप्टर काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। एक तरफ लिख लेते हैं डोनर, डोनर, और एक तरफ लिख लेते हैं रिसेप्टर। हालांकि थोड़ी बड़ा बनेगा इसलिए छोटा बना देता हूं, ये मिटा देता हूं, डोनर और रिसेप्टर। डोनर कहने का मतलब वैसा व्यक्ति जो ब्लड को डोनेट करता है, और वह किस किस को डोनेट कर सकता है वह इस चार्ट में बताया गया है, ठीक है। और रिसेप्टर में वो व्यक्ति जिसे खून की, ब्लड की आवश्यकता है, वो किससे ब्लड ले सकता है, ये भी इस चार्ट में बताया गया है। मान लेते हैं कोई ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति है, तो वह किसको किसको खून दे सकता है, यानी इसमें क्या पाया जाता है, आरएस फैक्टर पाया जा रहा है, तो यह सिर्फ देगा आरएस फैक्टर वाले के पास को। ये जो डोनर है सिर्फ आरएस फैक्टर प्लस जिसमें पाया जाता है उसी को दे सकता है, यानी ये किसको देगा, ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को। क्लियर। अब यदि ए नेगेटिव की बात करें, ए नेगेटिव किसको किसको दे सकता है, तो ये ए पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए नेगेटिव को भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी आरएस फैक्टर नहीं मौजूद है। क्लियर है। यानी ये किसको किसको दे पा रहा है, इन चारों को दे पा रहा है, ध्यान देना। अब बात कर लेते हैं बी, बी पॉजिटिव। यहां भी आरएस फैक्टर पाया जा रहा है, यानी इसका मतलब ये बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए और बी पॉजिटिव को दे सकता है। ए बी पॉजिटिव क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, ठीक है। इस वजह से ये हर जगह आपको दिखेगा। इसके बाद बात करते हैं बी नेगेटिव की। तो बी नेगेटिव कौन कौन से को ब्लड दे सकता है, पहला तो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव को दे सकता है और बी नेगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी नेगेटिव को दे सकता है। तो यहां भी आपने देखा जो बी नेगेटिव वाला व्यक्ति है ये फिर 4 लोगों को दे रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं आप। अब बात कर लेते हैं ए बी, यहां पे तो दिखाई नहीं देगा, चलिए ए बी पॉजिटिव, ए बी जो पॉजिटिव वाला व्यक्ति होता है वह किसको देगा, सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाले को ही देगा और किसी को नहीं देगा, ठीक। अब हम देख लेते हैं ए बी नेगेटिव। यहाँ पे डोनर लिख लेता हूं, यहाँ पे रिसेप्टर लिख देता हूं और यहाँ पे मैंने कॉलम बना दिया। आगे बढ़े। जो ए बी नेगेटिव वाला डोनर होता है वह ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है। अब लास्ट बात कर लेते हैं ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव वाला जो व्यक्ति होता है वह सारे पॉजिटिव ग्रुप को दे सकता है, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, यानी इन सारे पॉजिटिव वाले ग्रुप को ये ओ पॉजिटिव दे सकता है। अब बात कर लेते हैं ओ नेगेटिव का। ओ नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप है वह ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, इन सारे को ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। इस वजह से ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर और ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। दोस्तों आज ये सर्कुलेटरी सिस्टम का क्लास यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।